नमस्कार सभी को। निकुंज हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज वर्ण पर आधारित ये अपनी क्लास संख्या 4 है और आज की इस क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को एक बार पिछली क्लास में लेके जाना चाहूँगा, जहाँ पर हम शब्दों का वर्गीकरण देख रहे थे। और शब्दों के वर्गीकरण में सबसे पहले हमने रचना के आधार पर या यूँ कहे संरचना के आधार पर हमने देखा कि शब्द हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें देखा मूल शब्द और संधि शब्द। फिर हमने संधि शब्द हैं उनका भी वर्गीकरण किया और हमने जाना कि संधि शब्द हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, और जिसमें दीर्घ शब्द और संयुक्त शब्द। उससे आगे हमने मात्रा काल या फिर उच्चारण काल के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण देखा था, और हमने जाना था कि उच्चारण या फिर मात्रा काल के आधार पर भी शब्द दो प्रकार के होते हैं, और वो दोनों भेद हमने जाने थे, जिसमें हरीश्वर स्वर और दीर्घ स्वर। इससे आगे हमने जी हाँ के जिस भाग से शब्दों का उच्चारण होता है, इस आधार पर भी हमने शब्दों का वर्गीकरण देखा था, और हमने जाना था कि ये तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले अग्र स्वर, मध्यम स्वर और पश्च स्वर। ये सारी बातें हम जान चुके हैं, और आज की क्लास में हम देखते हैं कि क्या स्वरों का इनके अलावा भी वर्गीकरण होता है। तो हाँ, होता है, और जो होता है वो हम अभी देखेंगे। तो ये देखिए आप कि इससे आगे अगर हम देखें तो जी हाँ के ऊपर उठने के आधार पर, कि देखिए आप जी हाँ के ऊपर उठने के आधार पर, के ऊपर उठने के आधार पर, उठने के या फिर मुख के खुलने के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर, शब्दों के भेद। तो इस आधार पर अगर हम देखें, कहने का मतलब है कि जिन शब्दों के उच्चारण में जीवा है जो ऊपर उठेगी या फिर अपना मुंह है वो खुलेगा, तो इस आधार पर अगर हम देखें तो शब्द चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। ये देखिए आप, और ये संवरित स्वर, संवरित स्वर, अर्ध संवरित स्वर, अर्ध संवरित स्वर। तीसरा है विवरित स्वर, विवरित स्वर। और चौथा जो भेद है ये है अर्ध विवरित स्वर, अर्ध विवरित स्वर। देखिए आप, संवरित स्वर से क्या तात्पर्य, पहले तो हम ये देखेंगे। देखो, संवरित स्वर जहां जी हाँ सबसे ज्यादा ऊपर उठेगी और मुंह कम खुलेगा, है ना, तो वो स्वर कौन से संवरित स्वर है। और इसमें हम देखेंगे तो ये देखिए आप, जैसे ई है, बड़ी ई, इसी प्रकार से ऊ और बड़ा ऊ। ये जो चार स्वर हैं ये क्या कहलाते हैं? संवरित स्वर कहलाते हैं। अर्ध संवरित जो स्वर हैं इनमें देखिए आप, ए है या फिर आई, ए, और ये देखिए आप ओ है, और एक आपकी ये जो अंग्रेजी से हिंदी में आया है ओ, ये भी आप इनमें शामिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से विवृत जो है, विवृत में क्या होगा, इसमें मुंह है वो सबसे ज्यादा खुलेगा, जीभ है वो लगभग स्थिर से रहेगी ना। तो ये देखिए आ ना, तो ये अपना क्या है, विवृत स्वर। फिर बात करें अर्ध विवृत स्वरों की, तो अब देख लो जो शेष रह गए वो इसमें आ जाएंगे। और शेष में जैसे देखिए, ये देखिए ए है, और इनके अलावा आई है और औ।
ये किस में आ जाएंगे? अर्धविवृत शवर में। दोबारा देखना है इसको। जिह्वा के ऊपर उठने के आधार पर या मुंह के खुलने के आधार पर शवर है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। शवर के कितने भेद होते हैं? तो ये देखिए 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? संवरित शवर, इसमें क्या होगा? जिह्वा सबसे ज्यादा ऊपर उठेगी और मुंह है वो लगभग आपके बंद सा ही रहेगा ना। तो इनमें हमने देखा छोटी ई है, छोटा बड़ी ई है, फिर ऊ है और बड़ा ऊ। फिर अर्ध संवरित, इसमें आपका मुंह है वो जीभ और मुंह लगभग स्थिर से रहेंगे और जिह्वा है वो मतलब इनकी बजाय कम उठेगी। तो ये आपके ऐ है ना, ये देखो ए है, ओ है, और ये जो अंग्रेजी से हिंदी में आया है। इसी प्रकार से विपरीत जो स्वर है जिसमें आ है ना, इसमें क्या है कि मुंह है वो सर्वाधिक सबसे ज्यादा यहाँ खुलेगा और जीभ है वो लगभग स्थिर सी रहेगी एकदम से। फिर अर्ध विपरीत, जहां पर हमने जाना कि यहाँ ए, ऐ और औ। तो ये हमने देखा मुंह या जीभ के ऊपर उठने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और आइए एक वर्गीकरण और देखते हैं होठों की आकृति के आधार पर। ये देखिए आप, होठों की आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर, और इस आधार पर भी जो स्वर हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ये देखिए आप, एक तो ये देखिए गोलाकार, गोलाकार, या फिर हम इसको वृत्ताकार भी बोल सकते हैं, वृत्ताकार। और दूसरा हो जाएगा अगोलाकार, अगोलाकार या अवृत्ताकार, अवृत्ताकार। हमने जाना कि होठों की आकृति यानी कि जहां पर होठ गोलाई में रहेंगे या वृत्त की आकृति में रहेंगे, तो इस आधार पर भी क्या है, स्वर हैं उनके 2 भेद होते हैं। के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ये देखिए आप, और 2 कौन कौन से हैं? गोलाकार, या हम इसको वृत्ताकार भी कह सकते हैं, अगोलाकार या फिर अवृत्ताकार। और ये देखिए आप, इसमें जैसे गोलाकार में हम देखेंगे तो ये देखिए आप, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये क्या है? ये गोलाकार स्वर कहलाते हैं। होठों की आकृति के आधार पर गोलाकार स्वर, या इसको हम वृत्ताकार स्वर भी कह सकते हैं। बाकी जो शेष रह गए वो यहाँ जाएंगे, जिसमें ए है, आ है, ई है, बड़ी ई है और ए है, इसी प्रकार से ऐ है। तो ये कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे। ये देखिए आप, होठों की आकृति के आधार पर हमने जाना कि स्वर हैं उनके कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, गोलाकार या वृत्ताकार स्वर, जिसमें गोलाकार में हमने देखा, जैसे आप ऊ का उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करने से आपको स्पष्ट हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें अपने जो होठ हैं वो वृत्ताकार में आएंगे। और फिर दूसरा जो हमने देखा था अगोलाकार या अवृत्ताकार। तो इस प्रकार से हमने अब तक स्वरों का है वो 5 प्रकार से वर्गीकरण देख लिया। और अब हम इनको एक साथ देखते हैं, जो अब तक हमने जो वर्गीकरण किए हैं उन सभी को एक साथ जोड़कर हम देखेंगे। और ऐसा करने से ये जो वर्गीकरण है वो लगभग हमारे मन और मस्तिष्क है उसमें अच्छे से समा जाएगा और लंबे समय तक हमारे क्या है, याद रहेगा। तो आइए देखते हैं एक बार इन सभी को एक साथ। तो ये देखिए, अपन एक साथ इनका वर्गीकरण देखते हैं। और सबसे पहले हमें यहाँ, जैसे हमने देखा कि रचना के आधार पर स्वर है वो 2 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? ये देखिए आप, मूल स्वर
देखा था संधि स्वर। इससे आगे हमने जाना था कि उच्चारण या फिर मात्रा के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, और वो कौन कौन से थे? हरीश्व या फिर दीर्घ स्वर। इससे आगे हमने देखा कि जी हाँ, कि जिस भाग से स्वरों का उच्चारण होता है इस आधार पर भी स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, और ये हमने जाने थे। देखो, आगर स्वर, इनके अलावा मध्यम स्वर, यह हमने देखा था केंद्रीय स्वर, और लास्ट में देखा था पश्च स्वर। इससे आगे हमने वर्गीकरण देखा, तो उसमें हमने जाना कि जी हाँ, के ऊपर उठने के आधार पर और या मुंह के खुलने के आधार पर स्वर हैं, उनके 4 भेद होते हैं। और इन 4 में आप ये जो इनका 2 वर्गीकरण हम मोटा मोटा ये देख लेते हैं अपन, जिसमें हमने देखा था संवरित स्वर, संवरित, और दूसरा हमने देखा था विवरित स्वर, विवरित। इसी प्रकार होठों की आकृति के आधार पर, और हमने स्वरों के 2 प्रकार देखे थे। ये कौन से हैं आपके? ये देखिए, गोलाकार या फिर अगोलाकार, अगोलाकार, ये देखिए। और यहां इस क्रम में अपने जितने जो स्वर हैं उनको हम रख लेंगे। ये देखिए आप, जैसे सबसे पहले ये ए, फिर आ, ई, ऊ, फिर हमने देखा री, ए, आई, ओ, और अब हम इनको एक साथ देखते हैं ना, कि रचना के आधार पर ए है, ये किस प्रकार का स्वर है? मूल स्वर है या फिर संधि स्वर है? तो ये तो आपको यहीं से स्पष्ट हो गया कि ये किस प्रकार का स्वर है। तो ये मूल स्वर है। कैसा है? मूल स्वर है। ये देखिए आप, ए क्या है? मूल स्वर है। फिर हम यहां देखेंगे मात्रा काल के आधार पर ए किस प्रकार का स्वर है। तो ये यहां हरीश्व स्वर, हरीश्व स्वर। यहां जी हाँ के भाग के आधार पर अगर ए को हम देखें तो ये देखिए आप, ये मध्यम स्वर है। हमने जाना था कि मध्यम स्वर एक ही होता है, और वो कौन सा है? ए है। फिर संवरित और विवरित में अगर हम बात करें तो हमने जाना कि ए है, ये क्या है? विवरित स्वर है। कैसा है? विवरित है। और यहां अगर हम होठों की आकृति के आधार पर देखेंगे तो कैसा है? ये देखिए, ए गोलाकार है, ए गोलाकार, या हम इसको कह सकते हैं अवृत्ताकार। इसी प्रकार से हम सभी को देखते हैं। फिर आ के विषय में देखेंगे तो ये देखिए क्या है? आ संधि स्वर है। कैसा है? संधि स्वर है। अगर मात्रा काल के आधार पर देखेंगे तो ये देखिए दीर्घ स्वर है। कैसा है? दीर्घ है। और यहां अगर हम देखेंगे कि जी आ के भाग के आधार पर तो आ कैसा है? ये देखिए पश स्वर है। और यहां अगर हम देखेंगे तो आ कैसा है? ये विपरीत है, विपरीत स्वर। और इधर देखिए तो ये क्या हो जाएगा? ए गोलाकार। इस प्रकार से हम ई के विषय में जानते हैं। तो ई के विषय में देखिए आप, ई किस प्रकार का स्वर है? तो ये देखिए रचना के आधार पर मूल स्वर। कैसा है? मूल स्वर है। और उच्चारण काल के आधार पर भी ये क्या है? हरीश्व है, हरीश्व स्वर। जी हाँ के भाग के आधार पर देखेंगे तो ये को हमने अग्र भाग में देखा था, तो अग्र स्वर। फिर इधर अगर हम देखेंगे तो ये देखिए संवरित में, और इसमें ये संवरित स्वर है। कैसा है? संवरित। और गोलाकार में इनमें देखेंगे तो क्या है? ये गोलाकार। इस प्रकार करने से स्वरों के जो वर्गीकरण है
वो हमें एकदम से स्थायी रूप से याद हो जाएंगे। फिर हम ए के विषय में देखेंगे तो ई भी क्या है, संधि स्वर है। कैसा स्वर है, संधि स्वर है, ये देखिए आप। और इधर हम देखेंगे तो कैसा हो जाएगा, दीर्घ स्वर। फिर यहां हमने देखा था तो ये क्या है, अग्र स्वर है। ये कैसा है, अग्र स्वर। फिर इधर अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, संवृति स्वर है। कैसा है, संवृति स्वर है। और ये देखिए ए गोलाकार, ए गोलाकार स्वर, या हम इसे कह सकते हैं ए वृत्ताकार स्वर। फिर ऊ के विषय में देखेंगे तो ये भी क्या है, मूल स्वर है। कैसा है, मूल स्वर है। और मात्रा काल के आधार पर अगर हम देखेंगे तो ये कैसा है, हरीश्व है, हरीश्व स्वर है। और इधर हम देखेंगे जी हाँ के भाग के आधार पर तो ये कैसा है, ये पश स्वर है। फिर अगर यहां हम देखेंगे तो ये कैसा है, संवृत है, संवृत। और ये देखिए यहां पर अगर ओठों की आकृति के आधार पर अगर हम देखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, गोलाकार, गोलाकार। फिर हम बड़े यू के विषय में देखते हैं तो ये क्या है, देखो संधि स्वर है। कैसा है, संधि। रचना के आधार पर किस प्रकार का स्वर है, संधि। और मात्रा काल के आधार पर क्या है, ये दीर्घ है, ये देखिए आप। फिर जे आ के भाग के आधार पर कैसा है, पश स्वर है। और यहां अगर हम देखेंगे जी हा के ऊपर उठने या मुख के खुलने के आधार पर कैसा है, तो ये संवृत स्वर है। कैसा है, संवृत स्वर है। ओठों की आकृति के आधार पर कैसा है, गोलाकार है। ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण है इन स्वरों का वर्गीकरण को ध्यान में रखने के लिए। फिर री के विषय में देखिए आप, री को हमने यहाँ जब रचना के आधार पर पढ़ रहे थे तब वहां हमने देखा था री कैसा है, ये मूल स्वर है। कैसा है, मूल स्वर है, ये देखिए आप। और फिर यहां पर हम हरीश्व स्वर इनको कह सकते हैं, ये देखिए हरीश्व। बाकी के जो वर्गीकरण है वहां हमने री को देखा भी नहीं था। और जब हम री की बात आई थी तब हमने ये जाना था कि री है वो उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं है। और कुल जो अगर स्वरों की बात करें तो वहां हम री की गणना करते हैं, क्योंकि ये संस्कृत से हिंदी में आया है। और अब आगे देखिए, आगे एक एक विषय में अगर हम देखें तो ये देखिए, क्योंकि ये सारे देखो हमने जहां संयुक्त व्यंजन पढ़े थे, और तो ये सारे क्या हो जाएंगे, संधि स्वर हो जाएंगे। जैसे ए है, ये कैसा है, संधि स्वर है। कैसा है, संधि स्वर है। ऐ है, ये भी क्या है, संधि स्वर है। और ओ है, ये भी क्या है, संधि स्वर है। कैसा है, संधि स्वर है। और औ भी क्या है, संधि स्वर है। फिर अगर हम मात्रा काल या उच्चारण काल के आधार पर देखेंगे तो ये जो ए, ऐ, ओ और औ ये क्या है, ये दीर्घ स्वर है। क्या है, ये दीर्घ स्वर है। ये देखिए आप, दीर्घ स्वर है। कैसे स्वर हम, दीर्घ स्वर। फिर हम अगर जिहा के ऊपर उठने के, यानी कि जिहा के जिस भाग से स्वरों को उच्चारण होते हैं, इस आधार पर अगर हम देखें तो ये आपके देखिए ए और ऐ, ये किस प्रकार के स्वर है, ये अग्र स्वर है। कैसे हैं, ये अग्र स्वर है, अग्र स्वर है। और औ को हमने देखा था, ये क्या है, ये दोनों ही पश स्वर है, पश स्वर है। यहां देखिए संवृत में हमने बात की थी, और यहां पर ये जो ए है ये कैसा है, ये संवृति है। कैसा है, संवृत है, संवृत है। और यहां अगर हम देखेंगे
तो ये देखिए ए गोलाकार, कैसा है, ए गोलाकार। फिर हमने अगर हम ऐ की बात करें तो यहां हमने देख लिया ऐ कैसा है, अगर स्वर है। और अगर हम जिहा के ऊपर उठने के आधार पर देखेंगे तो ये कैसा है, ये विवृत स्वर है। कैसा है, विवृत स्वर है, ये देखिए आप। और यहां अगर हम देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए गोलाकार, ए गोलाकार। इसी प्रकार से अन्य को अगर हम देखेंगे तो ये देखिए ओ है, ये क्या है, ये संवृत है। ये देखिए ये संवृत है। और यहां अगर हम देखेंगे तो होठों की आकृति के आधार पर तो कैसा है, ये गोलाकार है, गोलाकार स्वर है। और फिर अपना अंतिम जो बचा है औ, तो ये कैसा है, जिह्वा के ऊपर उठने के आधार पर अगर हम देखें तो ये विवृत स्वर है, विवृत है। और यहां अगर हम देखेंगे तो ये कैसा है, गोलाकार है। इस प्रकार से हम एक टेबल बना लेंगे और इस टेबल के माध्यम से हम इनको समझेंगे। एक बार आप इनका अभ्यास कर लेंगे तो ये अच्छे से आपके मस्तिष्क में ये उतर जाएंगे और फिर लंबे समय तक आप इनको नहीं भूल पाएंगे। तो हमने स्वर के जो वर्गीकरण है वो लगभग पूर्ण कर लिए हैं। यहाँ मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि हमने स्वरों के साथ और ऐसी ध्वनियाँ भी देखी हैं जिनका प्रयोग स्वरों के साथ होता है, जो ना तो स्वरों की श्रेणी में आते हैं और ना ही व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। तो हम एक बार उनकी ओर बात कर लेते हैं। और ये देखें, हमने शुरू जहाँ पर हम वर्ण पढ़ रहे थे और जहाँ वर्ण हिंदी शब्दकोश के अनुसार हम वर्णों का क्रम देख रहे थे, वहाँ हमने जाना था कि देखिए इसमें और देखिए इस तरह से हमने 3 वर्णों को जाना था। और ये देखिए इनको, जैसे ये चंद्र बिंदु, अनुस्वार और चंद्र बिंदु, ये जो ऊपर जो बिंदु लगी होती है ये क्या कहलाती है, अनुस्वार, अनुस्वार। और ये देखिए ये क्या कहलाती है, चंद्र बिंदु। और ये इसको क्या कहते हैं, विसर्ग। और अगर इनको संयुक्त रूप से देखें तो ये अयोगवाक ध्वनियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ये देखिए अयोगवाहक ध्वनियां, अयोगवाहक ध्वनियां, यानी कि ऐसी ध्वनियां जो ना तो क्या है स्वर है और ना ही क्या है व्यंजन है। इनका प्रयोग स्वरों की भांति होता है। और अयोग का मतलब है जिनका योग न होते हुए भी साथ गिने जाए, वो क्या है, अयोगवाहक ध्वनियां है। और इनमें जैसे ये अनुस्वार है, इसका जो उच्चारण है, इसमें अपने जो नासिका है, इनका सांस जो है ना वो नासिका से ज्यादा बाहर निकलता है, यानी महत्वपूर्ण जो स्थान है वो नासिका है। और ये देखिए चंद्र बिंदु में हम देखते हैं कि जब चंद्र बिंदु युक्त वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो वहां पर जो ध्वनि है वो मुख और नासिका दोनों से बाहर आती है ना। तो इस प्रकार से हमने जाना अयोगवाहक ध्वनियां, यानी ऐसी ध्वनियां जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, इनका प्रयोग है वो स्वरों की भांति ही होता है। और ये अपने वर्णमाला में कितनी है, तो ये आप ध्यान में रखिए, ये 3 है। तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले जिह्वा के ऊपर उठने के आधार पर स्वरों का स्वर जो है उनके वर्गीकरण की बात की थी। और हमने जाना था कि ये 4 प्रकार के होते हैं, संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। फिर हमने देखा कि होठों की आकृति के आधार पर स्वर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। और ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं, गोलाकार और अगोलाकार। फिर हमने अब तक की क्लास में स्वरों के जो भी वर्गीकरण किए हैं उनको एक साथ इस टेबल के माध्यम से देखा। और हमें प्रत्येक का जो स्थान है या जो वर्गीकरण के अनुसार जिनका क्रम है
वो हमने इस टेबल में देखा है और इस प्रकार से हमने 5 जो वर्गीकरण किए उनको एक साथ देख लिया। फिर हमने अंत में बात की अयोगवाग ध्वनियाँ ये कौन सी होती हैं? ऐसी ध्वनियाँ जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, इनका प्रयोग भले ही स्वरों की भांति होता है। और ये हमने देखा था कि तीनों ध्वनियाँ कौन कौन सी है, अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग। तो आज हमने जो स्वर है उनका वर्गीकरण है वो पूरा कर लिया है। अगली जो क्लास है उसमें हम व्यंजन का जो वर्गीकरण है वो देखेंगे। साथ ही मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर आप क्लास को शुरू से अंत तक देखते हैं तो निश्चित रूप से आप हिंदी को जान पाओगे। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बना रहेगा। और परीक्षा की दृष्टि से ये जो वर्ण का टॉपिक हम कर रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सारी परीक्षाएं, जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, यानी कि छोटी से लेकर बड़ी तक की जो परीक्षाएं हैं, सब में वर्ण से संबंधित 2 से 3 जो परीक्षा का जो स्तर है उस स्तर के अनुकूल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप सारी जो क्लास है, यानी कि अगर आप दौड़ दाड़ में ऐसे देखते हैं तो उनका कोई मतलब नहीं है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरे विश्वास के साथ देखें और फिर देखना कि वर्ण में और किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और आपका उन प्रश्नों के प्रति किस प्रकार से रुझान है। साथ ही हमने वर्ण शुरू करने से पूर्व छंद के जो हमारे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जो छंद चैप्टर है उसको हमने कंप्लीट किया था। और वहाँ पर जब हम छंद पढ़ रहे थे, आज एक हमारे जो अभ्यर्थी हैं उनका इस प्रकार से मैसेज आया कि मात्रिक छंद है, जैसे हमने दोहा छंद पढ़ रहे थे और दोहा छंद की विशेषता में हमने बात की थी कि इसके प्रारंभ में जगन का प्रयोग नहीं होता। कहने का मतलब है दोहा छंद है उसका प्रारंभ जगन से नहीं होता। तो उनका इस प्रकार का शिकायत है कि भाई जब मात्रिक छंद है तो उसमें गणों का क्या मतलब है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आरपीसी अपने जो पेपर का स्तर है उसे दिन प्रतिदिन उसमें सुधार कर रही है और इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं। हाल ही में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई थी उसमें भी इसी प्रकार का प्रश्न आया था और वहाँ पर चौपाई छंद के विषय में असंगत कथन पूछा गया था और उसमें दे रखा था कि चौपाई छंद के अंत में तैगण और जगन का प्रयोग नहीं होता। तो हम ये स्पष्ट रूप से जानते हैं कि चौपाई जो छंद है वो मात्रिक छंद है ना। और यहाँ मात्रिक छंद होने के कारण गणों का कोई लेना देना नहीं है। परंतु अगर हमें अपना प्रश्न निकालना है और प्रश्न जानना है तो आरपीसी का जो स्तर है उसको समझना होगा और वो जिस तरह के जिस भाषा में प्रश्न कर रही है हमें उसी भाषा में प्रश्नों को तैयार करना होगा। और ऐसा अगर हम करेंगे तब जाकर के हमारा जो सिलेक्शन है वो निश्चित हो पाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए, भले ही वो मात्रिक छंद है परंतु दोहा छंद की ये विशेषता है कि उसका प्रारंभ है वो जगन के साथ नहीं हो सकता। तो इस बिंदु को हमें ध्यान में रखना होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास जो कि हमने बात की है कि वर्ण का वर्गीकरण है उस पर हम बातें करेंगे। के लिए आप सबको धन्यवाद।